नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सॉल्व करेंगे नेट परीक्षा का दिसंबर 2005 का द्वितीय प्रश्न पत्र। कल हमने जून 2005 का देखा था, आज हम दिसंबर में 2005 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका प्रश्न पत्र देखेंगे। साथ ही साथ इस प्रश्न पत्र के माध्यम से मैं जो आपकी आगामी परीक्षा होने जा रही है उसमें कैसे आपको सहायता मिल सकती है, कैसे सॉल्व करना है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी बताऊंगी, वो वीडियो के माध्यम में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न यहाँ पर है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भामह ने। आप में से बहुत सारे परीक्षार्थियों के मन में ये संशय रहता है कि बस हमें तो लास्ट 10 इयर्स के पेपर देख रहे हैं, अब 2023 चल रहा है, 24 चाहे 22 23 24 जो भी है, तो हमें बस लास्ट के 5-10 साल के पेपर देख लेने, 2004-5 के प्रश्न पत्र हमारे किस काम के, वो तो बहुत पुराने हो गए। लेकिन आप यह याद रखिए कि और सब्जेक्ट के विषय में मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारा जो हिंदी है ना, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास बदला है, न व्याकरण बदला है, न काव्य शास्त्र के नियम बदले हैं। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो, कल आप नीतू जी का कमेंट आया एमपी से हैं, वो एमपी से असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रही हैं, हरियाणा वाले विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, गुजरात वाले भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाले कुछ ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आप बाकी भी आप लोग देखते होंगे, लेकिन आप जो लोग कमेंट में मुझे बताते हैं मैं उन्हीं का नाम ले पाती हूँ। बाकी तो देखिए आप विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं तो सबका, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ आधुनिक काल के नेटशाला पर, और आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल के कहाँ कर रहे हैं हम, हिंदी बुकशाला। तो दोनों चैनल्स पे जो मैं प्रैक्टिस सेट्स आपको करवा रही हूँ वो तो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके टीजीटी पीजीटी के प्रश्न उसमें दिए हुए हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप वहाँ से जो टॉपिक क्लियर कर ले रहे हैं या हमने जितना पढ़ा है, तो फिर आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो वही पूछा जाएगा। हिंदी नहीं बदल जाएगी कि मध्य प्रदेश में कुछ और पढ़ा दें और राजस्थान में कुछ और पढ़ा दें, ऐसा तो नहीं है ना डियर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नेट परीक्षा के पुराने पेपर करवा रही हूँ। देखिए नेट के करवा रही हूँ तो नेट के लिए तो हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी वालों के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। आप अपने प्रश्न पत्र देखिए, पहले जो भी आप जिस भी राज्य से हो वो प्रश्न पत्र देखिए और फिर देखिए आप उधर चेक करिए प्रैक्टिस सेट्स में कि क्या कुछ और पूछा जा रहा है। नहीं, आप पाएंगे कि वही पूछा जा रहा है। तो माइंड से कंफ्यूजन्स निकाल दीजिए सारे। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास प्लेलिस्ट से पढ़ डालिए। वस्तुनिष्ठ इतिहास करना चाहें तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। समय कम है तो सीधे प्रैक्टिस सेट्स पे आइए आप, ठीक है। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट्स डालो। केवीएस वालों की फरवरी में एग्जाम डेट आ गई है तो उनकी किताबें भी मुझे करवानी है, वो भी मैं करवाऊंगी। और जैसे कल मैंने आपको जामुन का पेड़ इसी चैनल पे पढ़ाया, वो नेट के पेपर में भी आएगा। तो मेरा अधिक से अधिक प्रयास होता है, मैं वही चीजें पढ़ाती हूँ जो आप सबके लिए उपयोगी हो। किसी एक विद्यार्थी को लेकर मैं नहीं चलती हूँ, आप सबका ध्यान में रखती हूँ। तो आप भी थोड़ा सा चैनल को सहयोग करें। बातें थोड़ी आज ज्यादा हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए जल्दी से देख लेते हैं। अब आपको समझाना भी तो जरूरी है ना, आप लोगों के संशय दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप बिल्कुल मुक्त भाव से पढ़ाई कर सकें। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है? तो हम सभी जानते हैं गोस्वामी गोकुलनाथ की है। देखिए बल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ वही हैं जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना करी। उन विट्ठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ। तो ये बल्लभाचार्य के पौत्र हैं, यानी पोता। इन्होंने दो जीवन चरित्र या जीवन से संबंधित गाथा या वार्ता लिखी, वो है एक तो 84 वैष्णव की वार्ता और एक लिखी इन्होंने 200 वैष्णव की वार्ता। दोनों ही पूछी जाती हैं। अब देखिए 84 वैष्णव की जो वार्ता है ना, ये वाली बुक, इसमें बल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, उनका जीवन वृत्त दिया हुआ है। अब जो 200 वैष्णव की वार्ता है उसमें इनके जो पिता हैं विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के, अब मुझे नहीं पता कि इनके पिता हैं या नहीं या किसी दूसरे बच्चे के, लेकिन ये जरूर कन्फर्म है कि ये बल्लभाचार्य के पोते हैं। और 200 वैष्णव की वार्ता में गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने दादा और पिता
दोनों का ही जो शिष्य परंपरा रही है उनके जीवन वृत्तों को इनमें प्रस्तुत किया है। ये पूछे हुए प्रश्न है, आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर कर दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे 200 वैष्णव की पूछे या 84 वैष्णव की पूछे, उत्तर होगा गोकुलनाथ। ठीक, आगे बढ़ जा रहे हैं। ये तो आपको रट गया होगा, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? 343 टू 51, 3 बार रिपीट हो गया। 3 प्रश्न पत्र अभी तक हमने सॉल्व किए, नेट के तीनों में आ रहा है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। देखिए, जगनीक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो को दो आला और उदल नामक वीरों का वर्णन है। तो परमाल रासो में ही वीर रस का जो पक्ष है, काव्य है, उसको गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में से गाया जाता है, वीराख्यान है वो एक तरीके से। विसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। और विसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती। राजमती से रूठकर विसलदेव रासो कहाँ चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे हुए, जितना अभी मैं बोल रही हूँ वो पूछा हुआ है, ठीक है। एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? गारसा दत्तासी ने। यह हमारा प्रथम इतिहास ग्रंथ है, इसकी भाषा है फ्रेंच। तो फ्रांसीसी भाषा में गारसा दत्तासी ने एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की। ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखा, कौन सा लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या उत्तर हिंदुस्तान। ठीक, अब आगे देखते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। बार बार पूछा जाता है और ये आपको 2023 में भी देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ प्रश्नों का स्तर काफी कठिन होने वाला है, जो आपको रचनाओं के मध्य में से पूछे जाएंगे। अब परीक्षा, ये भी एक परीक्षा उपयोगी टिप्स से ध्यान आ रहा है, अभी बता दे रही हूँ। वर्तमान में इस तरीके से पेपर सेट होता है कि आप ने यदि रचनाएं पूरी नहीं पढ़ी हैं तो आप नहीं कर पाओगे। पिछले पेपर देखें तो गोदान में से 5 प्रश्न पूछ लिए गए और 5 प्रश्नों का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। एक प्रश्न से भी आप रह जाते हैं, कई बार जीआरएफ से चूक जाते हैं, तो कई बार नेट से चूक जाते हैं। तो जितने भी आपके पाठ्यक्रम में पुस्तकें लगी हुई हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो किसी भी राज्य से, वो कविताएं या जो भी विशेषतः आरपीएससी का तो पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का चल ही रहा है, एमपी वगैरह हरियाणा वगैरह उनका अपने आप ही हो जाता है। प्रमुख कविताएं, चाहे वो आदिकाल की हो, मध्यकाल की हो, आधुनिक काल की, करवा चुकी हूँ। निबंध, नाटक, उपन्यास सब कुछ प्लेलिस्ट में है। बाकी जो शेष रह गया और हम जल्दी नहीं कर पा रहे हैं एक चैनल पे, इसीलिए इसी का दूसरा पार्ट है हिंदी बुकशाला, वहां आपको मिल जाएंगे, वहां चेक कर लीजिएगा। वहां सिर्फ किताबें ही पढ़ते हैं तो सारी किताबें उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में। सुनना आपको पड़ेगा, किताबें आपके लिए खरीद सकती हो, पढ़ के आपके लिए वीडियो बना के डाल सकती हो, लेकिन सुनने का काम तो आपको करना पड़ेगा ना डियर, बस आप वो करिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो रैदास नहीं है, सूर, कुंभन, नंददास ये सभी हैं। सूर और कुंभन बल्लभ के थे, नंद बिट्ठल का था, और ये रैदास नहीं है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद की एक और रचना है इंद्रावती, दोनों ही पूछी जाती हैं, ठीक है। अब अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, एक और इनका प्रसिद्ध दोहा पूछा जाता है, कौन सा है वो? हिंदू मग पर पांव ना रखियो, का हुओ जो हिंदी भाखियो, ठीक है, वो भी पूछा जाता है। अनुराग बांसुरी से इसकी रचना से संबंधित है, मुसलमानों ने इनका विरोध किया तो उसी से संबंधित कथन है, इसलिए बता दिया और पूछा हुआ भी है। नैन नचाए कहिए मुस्काए लला, फिरइयो खेलन होरी, पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कृष्ण को मलदई अबीर की पूरी फैला दी अबीर की झोली, और इस तरीके से है। तो ये पद्माकर का है, और त्योहारों के वर्णन में पद्माकर सिद्ध हस्ते, होली का वर्णन है यहाँ पर। तो पद्माकर की फेमस पंक्तियां हैं, शुक्ल की बुक में भी दी हुई हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी रचना की है, तो इनकी रचना है यशोधरा। यशोधरा नेट के सिलेबस में तो नहीं है, नेट के सिलेबस में है साकेत का नवम सर्ग, जो हमारे चैनल का सबसे अच्छा वीडियो है। तो आप उसको, आप सबसे अच्छा आप लोगों को लगा, मेरी समझ में तो वो सबसे अच्छा नहीं है, उससे अच्छे वीडियोस हैं, बट आप लोगों का प्यार उसको बहुत ज़्यादा मिला है। तो साकेत का नवम सर्ग वर्तमान में लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई भी हो सिलेबस में है ही, तो वो देख लीजिएगा आप चैनल से। तो वो मैथिली शरण गुप्त जी ने वो लिखा है, और ये यशोधरा से है।
शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। निबंध वाला जो प्लेलिस्ट है मिल जाएगा ये शिव शंभू के चिट्ठे। और आपके उत्तर प्रदेश वाले सिलेबस में भी है, काफी सिलेबस में। देश विभाजन को लिखा गया उपन्यास है, तो देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच, है ना। झूठा सच किसका है? यशपाल का है। अब देखिए, झूठा सच यशपाल का है। तमस भीष्म साहनी का है, वो भी देश विभाजन को लेकर लिखा गया है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, वो भी देश विभाजन को लेकर लिखा गया है। तो ये तमस हम पढ़ चुके हैं, हिंदी बुकशाला पे आपको मिलेगा। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का ये पात्र है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की प्लेलिस्ट हिंदी बुकशाला पे मैंने बना दी है, वहां आप स्कंदगुप्त पढ़ सकते हैं। और इसका पात्र है धातुसेन। इसको ही शायद बाद में कालिदास के रूप में कहीं कहीं विद्वानों ने माना है कि यही जो है कालिदास भी है। ठीक, तो ये धातुसेन स्कंदगुप्त का पात्र हो गया। आगे देखते हैं रचनाओं में कौन सा यात्रा वृत्तांत है। तो चीड़ों पर चांदनी, यह यात्रा वृत्तांत है किसका? निर्मल वर्मा का। अभी लास्ट के 1-2 पेपर पूर्व ही यह पूछा हुआ है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है निर्मल वर्मा का। भूले वस्त्रे चित्र तो भगवती चरण वर्मा का फेमस उपन्यास है। अपनी खबर, ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पथ के साथी, ये संस्मरण है। किसका संस्मरण है? महादेवी वर्मा का। जो उनके साथ के कवि हुए उनके संस्मरण लिखे हैं महादेवी वर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ये प्रश्न आपको आना चाहिए। रविंद्र कालिया। क्यों आना चाहिए? कारण बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, मैंने आपको 2004 वाला जब पेपर सॉल्व करवाया था तो यह माध्यम पत्रिका के संबंध में यह रविंद्र कालिया आए थे, तभी मैंने बता दिया था नया ज्ञानोदय 2002 में रविंद्र कालिया ने लिखा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां ऑप्शन से प्रश्न बनते हैं वो चारों ऑप्शन में आपको बहुत अच्छे से करवाती हूँ। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? रविंद्र कालिया। और ज्ञान रंजन की कौन सी थी? पहल। ये 2 फेमस हैं, ये तो याद होनी चाहिए ना। नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया। ठीक, आगे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। तीनों पेपर में लगातार पूछा है। व्यंजना शक्ति का क्या कार्य है? मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिंदा। ये भी पूछा हुआ है, 3 पेपर की है, तीनों में लगातार रिपीट हो रहे हैं। विखंडनवाद के प्रवर्तक देरिंदा। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? टी.एस. इलियट। ये भी कल के पेपर में रिपीट था, है ना। यानी जो जून में पूछा है वही दिसंबर में पूछा जा रहा है। अब आपके स्थापना और तर्क वाले ये जो प्रश्न हैं ये शुक्ल की बुक से हैं कुछ तो, बल्कि लगभग वहीं से हैं। और इनकी अलग से देखिए डियर प्लेलिस्ट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से करिएगा। काल क्रमानुसार वाले की भी अलग से प्लेलिस्ट कर दिए, क्योंकि ये ऐसे याद नहीं हो सकते कि 2005 से लेके 23 तक के आप अलग अलग रटो। नहीं, इन सबको एक जगह लिखना होगा। फिर देखना होगा कि आषाढ़ का दिन, लहरों के राजंस, यहाँ देख लिया। जब इसको आप इसी के नीचे दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे, एक ही पन्ने पर 3-4 बार आएंगे, तो फिर ये आपको जो है रट जाएंगे। ठीक है, अब अपनी खबर देखिए, इसमें दे रखा है आत्मकथा है। ऐसे भी अगर आपको नहीं समझ में आया ना, जैसे आपको उसका ऑप्शन नहीं आता, तो ये देख लीजिए कि अपनी खबर कहीं और थी, ये आत्मकथा है, तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि यार ये आत्मकथा है तो फिर ये होगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, वहां दिया हुआ है 2005 के स्थापना और तर्क, 2005 के क्रमानुसार लगाने वाले, तो बिल्कुल स्पष्ट नोट्स बना के मैंने आपके लिए सरल रूप में प्रस्तुत कर रखा है। तो आप सरल पढ़िए ना, आप, मैं कर तो रही हूँ ये सारा चीजें तैयार, आप क्यों पढ़ते हैं? आप तो बस पढ़िए बस। ठीक है, आप तो बस पढ़िए, सेलेक्ट होकर मुझे बता दीजिए कि हाँ मैम हम सेलेक्ट हो गए। ठीक है, बस इतना काम है आपका, सुनने का काम है आपका, बाकी सब मैं आपको करके दे रही हूँ। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रासादांत। प्रपंच बुद्धि, दुखांत। जयशंकर प्रसाद, राज्यश्री, कोमा, दुखांत, जैसे द्रुपस्वामी, चाणक्य, सुखांत। तो इसका ये है धातु प्रसादांत। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का पात्र है धातुसेन, और नाटक का अंत कैसा? प्रसादांत। इस तरीके से है। प्रपंच बुद्धि ये तो सही है, लेकिन दुखांत तो नहीं है नाटक। ठीक है, राज्यश्री अभी हमने पढ़ा नहीं है। अब देखते हैं 36वें नंबर का, संगत करना है।
कौन सा है? साहित्य लहरी तो सूरदास का है, ये कह रहे हैं पद्माकर, तो गलत होगा। लोकायतन निराला दे रखा है, पंत का है, तो ये भी गलत हो गया। एक कंठ विस्पाई, ये काव्य नाटक है दुष्यंत कुमार का, ये कल की कक्षा में भी हमने पढ़ा था ना, तो ये तो दुष्यंत कुमार का है, यहाँ नागार्जुन दे रखा है, गलत हो गया। अब है वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। इन सिद्धांतों को उनके आचार्य के साथ सुमेलित करना है, कल के पेपर में भी करवाया था। क्या हुआ है? लाला की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। लाला कौन? लोल्लट, तो इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई। अनुमिति, बार बार कौन घूमता है? शंकुक घूमता है। कहाँ है भाई शंकुक? ये शंकुक हो गया। अभी से अभी को मैच करना है, अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त, ये हो गया। भोग कौन करेगा? भुक्ति कौन करेगा? भोग कौन करेगा? भट्टनायक करेंगे, तो ये इनका हो गया। ये तो आप इजीली कर लोगे, गलत की तो संभावना है ही नहीं, और याद भी ना हो तो ट्रिक तो है, ट्रिक से कर लीजिए। हमें तो पेपर में नंबर लाने हैं, ठीक है। और कोई पूछे भक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? भट्टनायक, फटाक से बता देना है, लेकिन कैसे बता देना है? ट्रिक से। खुमान रासो, दलपति विजय, जब किसी भी दल कोई विजय करने के लिए जाता तो उस पर क्या चढ़ता है? खुमान चढ़ता है ना, विजय करने के लिए, तो पूरे के पूरे दल पे क्या चढ़ गया? खुमान चढ़ गया। परमाल रासो, अभी प्रारंभ में ही पढ़ा था। परमाल जगनीक, इस जगत का वो कौन है? परमात्मा, जगत का सब कुछ कौन है? परमात्मा है। विसलदेव रासो का क्या है? नरपति नाल, नरपति नाल, 20 नर, इस तरीके से लगा ली। पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदाई, ये तो आप बनेंगे। पृथ्वी और चंद्र दोनों का आपस में संबंध है या नहीं है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्र, तो इस तरीके से लगा लीजिए। याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ट्रिक फिर किस दिन के काम आएगी, आज ही के लिए बनी है ना। चलिए अब सुमेलित करना। राज्यश्री किसका नाटक है? अभी अभी देखा है, जस्ट यहीं पे दिया है, इसी प्रश्न पत्र में उत्तर दिया है। तो राज्यश्री किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अब एक और टिप्स देखिए आप, आपका पेपर अब ऑनलाइन है, बहुत अच्छी सुविधा है ऑनलाइन की। उससे क्या होता है कि अगर एक बार में आप गलत भी कर दो ना, तो दोबारा आप उसको करेक्ट करके दोबारा सेव कर सकते हो। यानी फाइनली जब आपका टाइम समाप्त होने वाला होता है, उससे 5 मिनट पहले आपको पूरा करना होता है पेपर। अब कई बार क्या होता था, पहले कि हम OMR शीट भर लेते थे और अंतिम 10 मिनट जब होते थे तब हमारी बुद्धि में क्लिक होता था एकदम से, अरे यार ये तो हमने गलत कर दिया, अब क्या करें? OMR शीट तो भर दी, कुछ कर नहीं सकते, और करेंगे तो वो प्रश्न की काउंटिंग भी नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑनलाइन का बहुत फायदा है। मुझे ऑनलाइन वाला मोड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बार पूरा पेपर करने के बाद जो उसमें प्रश्न आप छोड़ भी सकते हो, छोड़ दिए और फिर पुनः चेक करें, और कई के उत्तर तो प्रश्न पत्र में ही मिल जाते थे। जैसे देखिए राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यहीं पे पता है। देखिए यहाँ ऑप्शन में अगर आप देखें तो सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के, तो फिर राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का दिया हुआ है ना। अब यही तो आपसे पूछ रहा है, वो राज्यश्री किसका है? जयशंकर प्रसाद का। यमगाथा किसकी है? दूधनाथ सिंह की है। राम की लड़ाई कौन लड़ेगा? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण ही तो राम है, ये लड़ेंगे। साच कहूं तो प्रभाकर श्रोत्रिय के, सच कहूं तो क्या उसके लिए श्रोत्रिय, श्रोत्रिय होते कान, है ना, श्रोता। तो आपके लिए अच्छा श्रोता होना चाहिए ना आपको, तभी तो साच कह सकता है। जब आप अच्छे श्रोता ही नहीं होंगे तो साच क्या कहेगी प्रभा आपसे? प्रभा सच तभी कह सकती है ना जब आप अच्छे श्रोता होंगे, ऐसे लगा लीजिए। हो गया। राजश्री जयशंकर प्रसाद, यम की गाथा कौन कहेगा? दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह है वो यम की गाथा कहते हैं। आपका जो दूध वाला भैया है ना, जो भी दूध वाला भैया आता है वो यम की गाथा सुनाता है, हमेशा मरने की बातें करता रहेगा यमराज की, ऐसा है दूध वाला भैया, बिल्कुल गंदा। तो दूधनाथ सिंह क्या कर रहे हैं? यम की गाथा सुना रहे हैं, ठीक है। और दूधनाथ कौन होता है? सांप भी होता है, ठीक है, वही दूध पीता रहता है, सांप भी होता है, काट ले तो आप यम के पास पहुंच जाओगे। जैसे लगाना है लगा लीजिए, लेकिन आई एम श्योर कि अब अगर आपका ये पेपर में आया ना तो आपको मेरी बात याद आनी है और गलत नहीं होना है। राम की लड़ाई कौन लड़ेगा? लक्ष्मी नारायण लाल लड़ेंगे भैया। और सांच कहूं तो प्रभाकर श्रोत्री, सुनने लायक तो हो आप, तभी तो वो सांच कहूं हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़े, पंक्तियां देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई जी की है, और कौन कहेगा? प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, सूरदास की है, प्यारा सा भजन है, आप इसको अपनी डेली प्रार्थना में गा सकते हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, ते ही सार्थक करो, एक नदिया एक नाव कहावत, मैलो नीर भरो, दो मिलन बन एक बरन वह, गंगा नाम परो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। अगला देख लेते हैं। अबलो नसानी अब न नसे हों, तुलसीदास की विनय पत्रिका की रचना है, फेमस पंक्तियां हैं, सबसे फेमस है विनय पत्रिका में, ये गलती होगी ही नहीं,
अब अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये भाई मुझे भी देखना पड़ेगा। अवलो अब्बा कुदरत के सब बंदे, ये नानक और कबीर में से किसका है? तो देख लेते हैं। पहले का 5वां हो गया, दूसरे का तीसरा दे रखा है, सी का दे रखा है 4, ये तो सी का दे रखा है 4 और डी का दे रखा है दूसरा कबीर। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो ये कबीर का है। ठीक है, बाकी भाई इसको एक बार मैं चेक करूंगी, क्योंकि ये वाली पंक्ति मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान ही नहीं है, बल्कि ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने पढ़ी है ये। ठीक है, तो इसको मैं आपको, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी अगर इसका उत्तर अलग हुआ तो, वरना तो आप सही, क्योंकि मुझे ये पढ़ी हुई नहीं है मेरी कि ये कबीर की है या नानक की है। आगे देखते हैं, इनको सुमेलित करना है। अब इसमें दिमाग मत लगाओ, तो आपको रटने पढ़ने पड़ेंगे ना, तब अपने आप कर लोगे इसको। चलिए फिर भी बता देती। स्वर की ध्वनियां हैं अंग अह ऐ औ, तालव्य है च छ ज झ, अल्प प्राण है क त प ट, घोष ध्वनियां हैं ख थ फ भ। ठीक है, अब ये करनी पड़ेंगी, इसको ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको करवा दूँ, अलग से आप जब करोगे तब समझ में आएगा। अब इनको सुमेलित करना है, कल के पेपर में कर चुके हैं, फिर भी करते हैं। क्रौचे का क्या है? क्रौचे क्या करेगा? हमेशा व्यंग करेगा, व्यंग्य तो आपको कचोटता है, तो क्या है? अभिव्यंजनावाद। आई ए रिचर्ड्स क्या कह रहे हैं? संप्रेषण का सिद्धांत दे रहे हैं रिचर्ड्स। कॉलरिस क्या कह रहे हैं? कॉलरिस तो कल्पना ही करते रहेंगे। इलियट क्या कहेंगे? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। इसी पेपर में पूछा है, इसी पेपर में पूछा है, कल के में भी पूछा था, 3 बार पढ़ चुके इसको हम कल से आज तक। उद्धरण रचना रचनाकार के संबंध में संगत है। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास की है, ये रामचरितमानस की है। रामचरितमानस का बालकांड उत्तरकांड दोनों हम पढ़ रहे हैं, और पूरी रामचरितमानस हम बुकशाला पर पढ़ेंगे। तो संत हृदय नवनीत समाना बालकांड की है ये, और तुलसीदास की हैं, पढ़ चुके हैं। काहेरी नलिनी तो कुमलानी कवि की है, ये फेमस है। अमिये हलाहल मद भरे रसलीन की है, और मेरी भब्बादा हरो बिहारी के। देखिए, मेरी भब्बादा हरो नागरी सोए, और जातन की झाई परत शाम हरित दुति हुए, ये बिहारी सत्सई की फर्स्ट जो है पद है, ये दोहा है। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, झुकत मरत झुक झुक मतलब गिरत मरत झुक झुक परत जे चितवत एक बार, ये रसलीन की है। रस अमिये हलाहल, अमृत जहर मद शराब से भरे हुए नैना, तो रस की बात हो रही है, रस में लीन हो गए ना आप, ये सुनकर। ट्रिक है ये। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, ये कबीर की फेमस है, याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है अलीगढ़ में। भोजपुरी बोली जाएगी छपरा में। मैथिली कहाँ बोली जाएगी? मैथिली बोली जाएगी दरभंगा में, और अवधी बोली जाएगी सुल्तानपुर में। तो सुमेलित हो गई ना आपकी। अब देखिए, चिंतामणि ये जो हमारे आचार्य हुए ना रीतिकाल के, उनके ग्रंथ हैं। तो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि कवि कुल कल्प द्रुम लिख रहे हैं। मतिराम क्या लिख रहे हैं? ललित ललाम लिख रहे हैं, और काफी फेमस है। ललाट या मति आपकी होती है ना, ये माथा होता है, इसको बोलते हैं ना मति मारी गई है, तो आप ऐसे ऐसे हाथ लगाते हैं ना, मति मारी गई है। और ललाट भी, तो अब ये यहाँ पे ललाम है, ललाट सिर्फ ट्रिक है, ललाट भी आपका यही होता है। तो ललित ललाम मतिराम। केशव की है नक्षिक वर्णन, और भिखारीदास क्या करेंगे? काव्य का निर्णय करेंगे। ठीक है, तो चिंतामणि की कवि कुल कल्प द्रुम बहुत बार इनकी ये चारों रचनाएं जो दी हुई है ना, बार बार पूछी जाती है। हाँ, केशव का नक्षिक वर्णन ना पूछ के विज्ञान गीता या रामचंद्र का ज्यादा पूछते हैं, तो इसको आप थोड़ा देख सकते हैं। बाकी चिंतामणि की तो बार बार पूछी जाती है। चिंतामणि का कवि कुल कल्प द्रुम फेमस है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके जो है गद्यांश पे। तो कविता क्या है, निबंध पूरा पढ़ चुके हैं, दोनों चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आपको जहां से सुनना हो सुन लीजिएगा। अब इसको मैं क्यों करवाऊं, जब व्याख्या सहित में निबंध में इतना टाइम लगा चुके हैं तो। और फिर हम इतने छोटे बच्चे नहीं है, जब हम ये पढ़ेंगे तो उसके बाद इसको हम आसानी से कर लेंगे। और आपके जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुए हैं ना, उनके गद्यांश भी जब आप देखेंगे ना, तो कविता क्या है निबंध से, देखो अब 2 गद्यांश आते हैं, तो एक की पूरी संभावना होती है कि कविता क्या है निबंध से पढ़ लिया जाए। और इस निबंध को बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी समय वहाँ पे दिया है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा प्रारंभिक में, लेकिन 2 बार सुन लीजिए, सुनना ही तो है आपको। तो ऐसा नहीं है कि किताब खरीदनी है, कहीं जाना है, कहीं आना है, बस अपना मोबाइल ऑन करके सुनना ही तो है, तो सुन लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का ये पेपर हमने सॉल्व कर लिया। आशा करती हूँ कि आप अपने मित्रों को भी शेयर कर रहे होंगे ना, मित्रों तक जरूर शेयर करिए इनको।
ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। पुनः एक बार कह रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसलिए नहीं कि मैं ये पेपर करवा रही हूँ, भाई आपके पास होंगे घर पे, आप स्वयं कर लीजिएगा। लेकिन टीजीटी नहीं, पीजीटी स्कूल व्याख्याता जिसे आप कहते हैं, पीजीटी प्रवक्ता और नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतवर्ष के किसी भी राज्य से आप दे रहे हो, आप अगर इन पेपर्स को कर ले रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कठिनाई आने वाली है। और बाकी आपका जब पेपर हो जाएगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या जो भी हो, मैं इसी चैनल पे मिलूंगी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो तब तक के लिए नहीं, बल्कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं बुकशाला पर भी आपसे मिल रही हूँ प्रैक्टिस सेट के साथ। और केवीएस वाले बच्चे जो आपके साथ आपके रूममेट वगैरह हो, कोचिंग में हो, केवीएस के फॉर्म जिन्होंने भरे हो, तो आप उनको भी दोनों चैनल्स की प्लीज़ प्लेलिस्ट के बारे में बता देना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स भी मैं करवा रही हूँ। तो इतनी तो हेल्प आप लोग कर ही देते हो, मेरी बिना कहे भी कर देते हो, पर याद दिला देती हूँ क्योंकि नए परीक्षार्थी जुड़ते रहते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।